अगर अनंत सिंह को दुलार चंद यादव के वीडियो बनाने से दिक्कत थी, अगर अनंत सिंह इस बात से नाराज थे, तो वो हत्या किसी और तरीके से भी करवा सकते थे, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो हुआ है अनंत सिंह का। दुलार चंद यादव की हत्या कैसे कर दी गई? जब आचार संहिता लगी हुई थी तो ऐसे में हथियार कहां से आए? ये हथियार कहीं और से नहीं आए, ये हथियार उस जनता ने दिए हैं जिन्होंने ऐसे बाहुबलियों को वोट करके जिताया है। ये हथियार उन समर्थकों ने दिए हैं जो ऐसे बाहुबलियों को चांदी का मुकुट पहनाते। ये हथियार किसी और ने नहीं दिए हैं, हमारे और आपके जैसे पत्रकारों ने दिए हैं, जो मोकामा जाते हैं और अनंत सिंह का जब इंटरव्यू करते हैं और अनंत सिंह जब उनके चेहरे पर सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं तो उनका विरोध भी नहीं किया जाता है। बिहार के मोकामा में जो कुछ हुआ उसने बिहार को लेकर उन तमाम दावों पर कालिक पोत दिया है, सुशासन के गाल पर तमाचा जड़ दिया है और उन तमाम डिबेट्स पर पूर्ण विराम लगा दिया है जिन डिबेट्स में मंगल राज वर्सेस जंगल राज की बात हो रही थी। क्योंकि बिहार में मंगल राज तो आया नहीं और जंगल राज कभी बिहार से गया ही नहीं। खैर, इन लंबी लंबी भूमिकाओं का क्या ही मतलब है, क्या बदल जाएगा बिहार में? हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, दुलार चंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, आप सभी ने पढ़ ली होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि दुलार चंद यादव की दम घुटने से मृत्यु हो गई, उनके सीने की कई पसलियां टूट गई थी, रेस्पिरेटरी सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया, फेफड़े फट गए थे जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाए और उनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं गया है कि उनके ऊपर गोली चलाई गई थी। हालांकि हर बाइट में घर जैसा प्यार और स्वाद भी लाजवाब। शिखर कुकीज, ब्रेकफास्ट हो या लंच, नो कॉम्प्रोमाइज विद टेस्ट एंड क्रंच। की घटना स्थल पर भी हम गए थे, ग्राउंड रिपोर्ट हमने की है। सबसे पहले हम दुलार चंद यादव के पैतृक गांव गए, वहां के स्थानीय लोगों से हमने बातचीत की। उसके बाद हम उससे ठीक 1.5 किलोमीटर दूरी पर ही उस जगह पर गए जहां पर ये सारी घटना हुई। वहां हमें 2 बोलेरो गाड़ी दिखाई पड़ी जो कि क्षतिग्रस्त थी बुरी तरीके से, और एक गाड़ी बगल के नहर में गिरी हुई थी। नहर के पास कुछ चप्पल जूते भी हमें मिले, जिससे ये साफ पता चल सकता है कि वहां की स्थिति काफी भयावह रही होगी। गाड़ी की भी स्थिति देख करके कहा जा सकता है कि उस समय का माहौल कितना खतरनाक, कितना भयावह रहा होगा। इसके बाद हम आपको लेकर के गए पोस्टमार्टम हाउस, वहाँ पर हमने आपको दिखाया, लोगों से बातचीत की। लोगों से बातचीत के जरिए हम काफ़ी कुछ हमें जानने को, समझने को मिला और इस तरीके से जो है हमने एक रिपोर्ट वहाँ कंप्लीट की। और फिर उसके बाद हम उनके घर पर, जो कि बाढ़ में स्थित है, जहाँ पर दुलार चंद यादव रहते थे अपने परिवार के साथ, वहाँ भी गए। वहाँ उनकी पोतियाँ थीं जो कि अपने दादाजी के जाने की वजह से काफ़ी दुखी थीं। वो रो करके कुछ बातें कही उन्होंने, उसका भी हम जिक्र करेंगे। उनकी पत्नी भी थी, उन्होंने भी जो है वो कुछ आरोप लगाए अनंत सिंह पर, और कर्मवीर राजवीर जो नाम इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है इस केस को लेकर के, उन पर कुछ आरोप लगाए, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहते हैं जो हमने इस पूरे केस में देखा है, क्योंकि ये केस जैसा लग रहा है वैसा है नहीं, जैसा दिखाई पड़ रहा है वैसा है नहीं। इसे एक बड़ी साजिश इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से बयानों में कंट्रास्ट दिखाई पड़ रहा है, मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आपने बयान देखा होगा दुलार चंद यादव के पोते का, जो ये कहते हैं कि उनके दादाजी आरजेडी का प्रचार कर रहे थे। इसके बाद उनकी गाड़ी रोकी जाती है। करमवीर और राजवीर, जो कि पहले दुलार चंद यादव के जो है वो शिष्य हुआ करते थे, उनको चाचा कहते थे, वो गाड़ी से उतरते हैं। वो दुलार चंद यादव को गाड़ी से बाकायदा ले जाते हैं, उनसे कुछ बातचीत होती है और इस बीच में साजिश का कोई अंदाजा नहीं था, कोई अंदेशा नहीं था कि कुछ ऐसी घटना भी हो सकती है। उसके बाद कथित तौर पर उनके जो पोते का बयान है, उसके बाद दूसरी गाड़ी से अनंत सिंह उतरते हैं और उसके बाद उन्होंने जो है वो दुलार चंद के पैर में गोली मार दी। उसके बाद का प्रकरण आपको पता ही है। वहीं दूसरी तरफ पीयूष प्रियदर्शी, जो कि जनसुराज से कैंडिडेट हैं, वो ये बयान देते हैं कि दुलार चंद यादव
उनका प्रचार कर रहे थे, यानी जनसुराज का प्रचार कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने जो पूरा सिनारियो बताया है वो दुलारचंद यादव के पोते के बताए गए सिनारियो से बिल्कुल अलग है, कंप्लीटली डिफरेंट। एक कॉन्ट्रास्ट दोनों के बयान में दिखाई पड़ रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया, दुलारचंद यादव के पोते और पीयूष प्रियदर्शी दोनों के बयान में जो विरोधाभास है वो ये सवाल उठाता है कि आखिर असल में घटना क्या हुई थी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या खुद दुलारचंद यादव के पोते जो उनके साथ थे, जो उनके साथ 24 घंटे रहते थे, क्या उन्हें ये बात नहीं पता थी कि उनके दादाजी प्रचार किसका कर रहे हैं? वो आरजेडी का प्रचार कर रहे हैं या फिर वो जनसुराज का प्रचार कर रहे हैं? आखिर इतनी बड़ी कंफ्यूजन कैसे हो सकती है? दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि एक तरफ पीयूष प्रियदर्शी, वहां हमने कुछ स्थानीय लोगों से जब बातचीत की तो उनका ये कहना था कि पीयूष प्रियदर्शी और दुलारचंद यादव दोनों एक ही गाड़ी में थे। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर दोनों एक ही गाड़ी में थे और जैसा कि पीयूष प्रियदर्शी ने ये कहा है कि ये हमला उनके ऊपर होने वाला था लेकिन दुलारचंद यादव पर हो गया, तो अगर ये हमला उन पर होने वाला था और दोनों एक ही गाड़ी में थे तो गोली दुलारचंद यादव पर क्यों चलती है, पीयूष प्रियदर्शी पर क्यों नहीं चलती? पीयूष प्रियदर्शी को वो लोग लेकर के क्यों नहीं जाते हैं, दुलारचंद यादव को लेकर के क्यों जाते हैं? एक सवाल ये भी उठता है। दूसरी बात, अगर हम इस बात को ना माने, अगर हम ये मान लेते हैं कि पीयूष प्रियदर्शी वाकई में आगे बढ़ गए थे और दुलारचंद यादव पीछे की गाड़ी में थे, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया भी है, तो उसके अनुसार अगर ऐसा था, अगर दुलारचंद यादव पीछे रह गए थे और उनके ऊपर ये वार हो रहे थे, ये हमलावर जो है उनके ऊपर टूट पड़े थे और ये बात पीयूष प्रियदर्शी देख रहे थे, वो जानते थे कि वहां पर घटना घटित हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे में पीयूष प्रियदर्शी के जो अंगरक्षक थे जिन्होंने उन्हें बचाया, वो दुलारचंद यादव को बचाने के लिए क्यों नहीं गए? ये दूसरा पॉइंट है हमारा। इसके अलावा आते हैं तीसरे पॉइंट पर। एक तरफ दुलारचंद यादव के पोते ये कहते हैं कि उनके दादाजी को कर्मवीर और राजवीर दोनों गाड़ी से उतार कर ले जाते हैं, बातचीत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीयूष प्रियदर्शी बताते हैं कि वहां पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। दुलारचंद यादव स्थिति को बैलेंस करने के लिए गाड़ी से उतरते हैं और उसके बाद जो है ये सारी घटना घटित होने लगती है, उनके ऊपर वार होने लगते हैं, जिसके बाद पीयूष प्रियदर्शी की गाड़ी आगे बढ़ जाती है। ऐसे में दो सवाल उठते हैं। एक तरफ पीयूष प्रियदर्शी ने बयान में अपने ये कहा है कि ये घटना उनके साथ होने वाली थी, तो सवाल ये उठता है कि ये घटना उनके साथ अगर होने वाली थी और स्थानीय लोगों का ये कहना है कि पीयूष प्रियदर्शी और दुलारचंद यादव दोनों एक ही गाड़ी में थे, तो ये पीयूष प्रियदर्शी के साथ घटित क्यों नहीं होता है, दुलारचंद यादव के साथ क्यों हो जाता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अगर एक बार को हम इस पॉइंट को लेकर के चलते हैं कि पीयूष प्रियदर्शी की गाड़ी आगे बढ़ गई थी और दुलारचंद यादव पीछे रह गए थे और वो उन्हीं का प्रचार कर रहे थे, तो ऐसे में पीयूष प्रियदर्शी के जो अंगरक्षक थे जिन्होंने उन्हें बचाया, वही अंगरक्षक दुलारचंद यादव को बचाने क्यों नहीं गए? जबकि जिस निर्ममता से हत्या की गई है दुलारचंद यादव की, उसमें काफी समय लगा होगा। पहले उनके पैर में गोली मारी गई, उसके बाद उनके ऊपर रॉड से हमला किया गया और उसके बाद भी जब उनकी मृत्यु नहीं हुई तो उसके बाद उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, ऐसे लोगों का आरोप है। वहां के स्थानीय लोग जो चश्मदीद हैं उनका ये कहना है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये सब कुछ हो रहा था और इस बात की जानकारी पीयूष प्रियदर्शी को थी क्योंकि वो वहीं से गुजरे थे, उन्होंने उस सारी चीज़ों को देखा था और वो वहाँ से लाइव भी कर रहे थे, उनके पास अगर इतना वक्त था कि वो लाइव कर सकते हैं, तो इतने वक्त में उन्होंने अपने अंगरक्षकों को भेज करके दुलारचंद यादव को क्यों नहीं बचाया? इसी बीच में एक वीडियो वायरल होती है। वो वीडियो है दुलारचंद यादव की जिसमें वो पत्थर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन उस वीडियो में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है उसे देख करके दुलारचंद यादव के पोते का जो बयान है उससे बिल्कुल नकारा जा सकता है, क्योंकि दुलारचंद यादव के पोते ने जिस तरीके से पूरी घटना को बताया है वो घटना उस वीडियो के बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। और इसके अलावा पीयूष प्रियदर्शी ने जो बातें बताई हैं, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि पथराव हुआ, उसके बाद हमलावरों ने जो है वो रॉड से मारपीट की, ये सारी चीज़ें, वो चीज़ें आपको उस वीडियो में लगभग थोड़ी बहुत दिख सकती हैं। हालांकि ये वीडियो कहाँ की है, कब की है, इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं, हमें नहीं पता कि वो वीडियो एग्जैक्टली कहाँ की है, लेकिन ये वीडियो अगर सच है तो वो इस बात को बताती है कि दुलारचंद यादव भी गाड़ी से उतरे थे, उन्होंने भी पथराव किया था और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सामने आ ही जाएगा, ये जांच का विषय
विषय है। तो इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने ग्राउंड पर जाकर के नोटिस की हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पोते और पीयूष प्रियदर्शी दोनों के बयान में जो कॉन्ट्रास्ट है, जो डिफरेंस है, जो विरोधाभास है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर अनंत सिंह को ये हत्या करानी ही थी तो वो क्योंकि हम उनके परिजनों के पास भी गए थे और उनके पोतियों से भी हमारी बातचीत हुई, उनकी माताजी भी जो है वो मतलब उनकी जो पत्नी थी वो भी रो रही थी और वो बार बार ये कह रही थी कि अनंत सिंह ने धमकी दी थी, अनंत सिंह ने धमकी दी थी। और उन्होंने कहा था कि आप वीडियो बनाना बंद कर दीजिए वरना कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर अनंत सिंह को दुलार चंद यादव के वीडियो बनाने से दिक्कत थी, अगर अनंत सिंह इस बात से नाराज थे, तो वो हत्या किसी और तरीके से भी करवा सकते थे। क्योंकि इस पूरे प्रकरण में अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो हुआ है अनंत सिंह का। अनंत सिंह का वोट बैंक हिला है इस घटना के बाद से। मोकामा इस पूरे चुनाव में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है, पोस्टर बॉय बन चुका है मोकामा, जंगल राज का एक उदाहरण बन चुका है मोकामा। और इसमें सबसे ज्यादा बेइज्जती किसकी हुई? अनंत सिंह की। तो अनंत सिंह आखिर ऐसा क्यों करेंगे? एक पॉइंट ये भी हो सकता है क्योंकि कोई भी नेता चुनाव जीतने के लिए कोई काम करता है और ये जो घटना हुई है ये कहीं ना कहीं अनंत सिंह के वोट बैंक को कमजोर करेगी। तो एक सवाल ये भी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता है। कुछ ऐसे हम ये नहीं कह सकते कि नहीं बहुत क्लियर है सब, पूरी तस्वीर जैसा दिख रहा है शायद वैसा नहीं है। ये जांच का विषय है और जांच में पता चलेगा कि क्या कुछ होता है। इसी प्रकरण में एक नाम और आता है सूरज भानु का, जो कि आरजेडी से कैंडिडेट हैं। उनकी छवि भी बाहुबलियों वाली है। अनंत सिंह का बयान जब आया इस पूरे मामले को लेकर के तो अनंत सिंह ने ये आरोप लगाया कि ये जो हत्या है ये सूरज भानु ने कराई है इस पूरे चुनाव को डाइवर्ट करने के लिए। पर सवाल ये है कि ये हत्या चाहे किसी ने भी कराई हो, चाहे अनंत सिंह ने कराई हो, सूरज भानु ने कराई हो या फिर किसी और व्यक्ति ने कराई हो, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हत्या हुई है। मसला ये है कि ये हत्या उस समय हुई है जिस समय आचार संहिता लग चुकी थी। सवाल ये है कि आखिर ये हथियार आए कहां से? जिस तरीके से वहां पर गाड़ियां क्षतिग्रस्त थी, हमने आपको रिपोर्ट में भी दिखाया है, उससे पता चलता है कि वो लोग हथियारों से लैस थे। और ये सब कुछ कैसे हो जाता है? वो भी तब जब आचार संहिता लागू है। मोकामा जो कि एक हॉट सीट है, जिसको कहा जाता है कि भाई वहां पर जो है वो चुनाव में विशेष ध्यान देने की जरूरत है, वहां पर आखिर प्रशासन इतनी ढिलवाही कैसे कर सकता है? आखिर हम जब बिहार आ रहे थे और अभी भी जब हम बिहार में जगहों पर जाते हैं तो हमारी गाड़ियों की चेकिंग होती है और ऐसा नहीं है कि थोड़ी मोड़ी चेकिंग होती है, हमें प्रॉपर अपना सामान निकाल कर ही दिखाना पड़ता है, जबकि हमारी गाड़ी से साफ पता चलता है कि हम मीडिया से हैं। इसके बावजूद हमारी प्रॉपर चेकिंग होती है। फिर इनकी गाड़ियों की चेकिंग क्यों नहीं हुई? इनकी गाड़ियों में हथियार थे, ये हथियार से लैस थे, इनकी चेकिंग क्यों नहीं हुई? ये सबसे बड़ा सवाल है। हर न्यूज़ पोर्टल, हर चैनल पर आप एक ही सवाल सुन रहे होंगे जिसमें ये पूछा जा रहा है कि आखिर दुलार चंद यादव की हत्या कैसे कर दी गई? जब आचार संहिता लगी हुई थी तो ऐसे में हथियार कहां से आए? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये हथियार कहाँ से आए। ये हथियार कहीं और से नहीं आए, ये हथियार उस जनता ने दिए हैं जिन्होंने ऐसे बाहुबलियों को वोट करके जिताया है। ये हथियार उन समर्थकों ने दिए हैं जो ऐसे बाहुबलियों को चांदी का मुकुट पहनाते हैं। ये हथियार किसी और ने नहीं बल्कि उन पार्टियों ने खुद दिए हैं जो किसी एक बाहुबली को जिताने के लिए किसी दूसरे बाहुबली को टिकट दे देती है। ये हथियार किसी और ने नहीं दिए हैं, हमारे और आपके जैसे पत्रकारों ने दिए हैं जो मोकामा जाते हैं और अनंत सिंह का जब इंटरव्यू करते हैं और अनंत सिंह जब उनके चेहरे पर सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं तो उनका विरोध भी नहीं किया जाता है। और आप पूछते हैं कि हथियार किसने दे दिए? ये हथियार थामने की हिम्मत तभी आ जाती है जब पत्रकारों से ये कहा जाता है कि वीडियो बंद करो। ये हथियार थामने की हिम्मत तब आ जाती है जब पत्रकारों से कहा जाता है कि तुमने अभी जो शूट किया है उसे डिलीट करो, और इसका विरोध भी नहीं किया जाता है। और ऐसे लोगों को पार्टियां टिकट दे देती हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि नेताओं को सीट चाहिए, राजनीतिक पार्टियों को जीत चाहिए, मीडिया को टीआरपी चाहिए और जनता को मीट चाहिए।
यही हो रहा है बिहार में, और इसी तरीके से बिहार चलता रहेगा। ऐसे ही हत्याएं होती रहेंगी, बिहार से जंगल राज खत्म नहीं होगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बैठ के मुझे गरिया रहे हों, ये कह रहे हों कि ऐसे मोरल साइंस के लेक्चर्स मैं क्यों दे रही हूँ। वो मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अगर यही नैतिक मूल्य आपने पढ़ लिए होते, बिहार ने अगर ये पढ़ लिया होता, तो शायद आज बिहार शिक्षा में सबसे निचले स्तर पर और अपराध में सबसे अव्वल स्तर पर नहीं होता। खैर, हमने मोकामा की बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाई हैं। हमारा काम है दिखाना और आपका काम है देखना। देखते रहिए।